Welcome back once again, my dear all the students of class 12th. Dear students, now today we are going to start the new chapter of class 12th, and the chapter name is the biomolecule. You are looking over here, the name I have written. बच्चों, in this video lecture, even we are starting this chapter today. So in this video lecture, we will discuss basically the introduction part of this chapter. That what are the biomolecules, how many types of the biomolecules are there, their classification and different categories. So let's start the chapter biomolecule with its definition first. बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में हम किसे कहेंगे और ये क्या होता है। चलिए इस बायोमोलिक्यूल की स्पेलिंग से स्टार्ट करते हैं। Now this biomolecule, the combined word, basically it is made up by the two words. Over here you are looking bio and molecule. Dear students, आप सबने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी के सेक्शन में। कुछ बच्चे हो सकता है कि 12th क्लास में बायो भी लिए हों और मैथ के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट मैथ के जो स्टूडेंट हैं वो भी बायो की मीनिंग जानते ही आप सब होंगे। बच्चों, यहां पर बायो इज द वर्ड विच मीन्स लिविंग। ओके, हम इसे लिविंग या लाइफ के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग और लाइफ। नाउ हियर मॉलिक्यूल्स, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। आप सब केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड आपका हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड और ये वर्ड हो गया आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड। मॉलिक्यूल्स मतलब कि कोई कंपाउंड, कोई पार्टिकल्स, ठीक है, कोई न कोई सब्सटेंस। अब यहां पर अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने पर हमें यह पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच the living characteristics are found. These type of molecules which can be called as biomolecules. Clear students? So ऐसे molecules जिनमें लाइफ पाई जाती हो, जो लाइफ में सपोर्ट करते हो, जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हो, जिनकी वजह से लिविंग थिंग्स आगे बढ़ती हो, उनके अंदर ग्रोथ होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उनकी सेल्स डिवाइड होती हैं, उनकी सेल्स बढ़ती हैं। ये सारी कैटेगरीज को गवर्न करने वाला ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके बच्चों, और अगर हम आगे बढ़े तो बढ़ने पर हमें एक बात यहां पर और भी पता चल रही है, वो मुझे ध्यान आ रही, मैं आपको बताता हूं। बायो, एज आई टोल्ड टू यू, दिस इज द बायोलॉजिकल। ओके, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी। और मॉलिक्यूल, जैसा मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर एक वर्ड और आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां पर जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है जिसमें कि हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, वो भी हमें यहां पर समझना नेसेसरी है, राइट। तो बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गया, बायोमोलिक्यूल्स की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, और बायोमोलिक्यूल्स को अब हम थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे और इलेबोरेट करते हैं।
बच्चों यहां पर बायोमोलिक्यूल्स कई तरह के होते हैं, जैसा मैंने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, उनकी सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे हम आप हैं तो हमारे अंदर की जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं ये जरा हम समझ लेते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन्स, फैट्स, ओके, यहां पर फैट के साथ में लिपिड्स भी हम लिख सकते हैं, लिपिड्स भी होता है, ओके, विटामिन्स, ओके बच्चों, और एक वर्ड और है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ओके। इस तरह से ये अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरीज होती हैं, राइट बच्चों। इनके एग्जांपल्स हो गए। ये सब सारी चीजें लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। अब यहां पर इस चैप्टर में आपको इनमें से कुछ के बारे में स्टडी करनी है, कुछ की डिटेल स्टडी करनी है, कुछ चीजों के लिए, कुछ टर्म्स के लिए, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। फिर फर्दर आप आगे अगर इनके बारे में और स्टडी करते हो हायर स्टैंडर्ड में, तो फिर वहां पर आपको इससे रिलेटेड और सारी चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी। हम आगे चलते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ, ठीक है बच्चों। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, इसके एग्जांपल समझ में आ गए, किस ब्रांच की केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ये समझ में आ गया, और अब हम बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज लेट्स राइट डाउन द हेडिंग एज अ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर फिर से मैं आपसे कहूंगा, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? पहला क्वेश्चन जैसे ये आ रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या, कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे? बेसिकली अभी एक सबसे चीज आपको और बताता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। एक और नाम से जो मॉडर्न नेम है उसके नाम से हम इसे सैकराइड्स भी जानते हैं, सैकराइड्स, ओके। दिस वन इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, जो कि पहले बोला जाता था, इसका कुछ अभी कॉन्सेप्ट धीरे से मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ये ओल्ड नेम है, बट अभी प्रचलन में है, पॉपुलर है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स अब भी बोलते हैं, सिंपली इसे कार्बोहाइड्रेट ही नाम से जानते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज द सैकराइड्स, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? यहां पर कार्बोहाइड्रेट को फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर फर्स्ट हमको इसका एक पार्ट मिल रहा है इस वर्ड का कार्बो, मींस कार्बो मीन टू से कार्बन, ओके बच्चों। देन आफ्टर हाइड्रेट्स यहां पर लिखा हुआ है, हाइड्रेट इज द वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द वाटर, मींस H2O। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, जो कि ये जो डेफिनेशन जो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये सॉरी, ये बेसिकली ओल्ड फॉर्म में हम इसे पढ़ते थे, जो पुराना पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, उसके बेसिस पर इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती थी। बट अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड्स की है
वो हम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और वाटर एक साथ पाया जाता हो उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। बेसिकली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की भी जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे किसी कार्बोहाइड्रेट में सल्फर भी मिल सकता है, किसी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन भी मिल सकता है। बट बेस अगर हम देखें, बेसिक उसका जो एलिमेंट देखें तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हर कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलना ही मिलना है। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, जैसे हमने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में कार्बन और वाटर के साथ में ये मिलता है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बनता है। जैसे हम इस जनरल फॉर्मूले को बोल सकते हैं CnH2O और फिर यहां पर N, राइट। मींस जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने नंबर ऑफ वाटर हो सकते हैं, या इनमें भी कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत किसी किसी केसेस में हो जाता है और इसी वजह से ही इनकी एक नई डेफिनेशन बनी, नया बना। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जांपल हम लेकर के समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसे कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे हमें ऐसे सिंपल देखने पे नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितना वाटर है, बट इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट C6H2O और फिर हम यहां पर 6 लगा सकते हैं। अभी देखिए ये इसके साथ में कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक हम और लें, दूसरा लें, सपोज C12H22O11। अब इसे अगर हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो बन जाएगा C12H2O और फिर यहां पर 11, ठीक है। यहां पर देखिए N सेम आ गया इसके अकॉर्डिंग, जबकि यहां पर C12H22O11 इसके साथ में ये तो मैच कर रहा है, 11 का ये 22 हो गया, फिर 11 हो गया, 12 का ये आ गया। तो यहां पर N की वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, ये आप कंसीडर करके चलिएगा। बट ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से हम इसके फॉर्मूले को H2O के साथ में कार्बन के रिलेट कर सकते हैं। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जो डेफिनेशन है, जो बेसिकली हम पहले पढ़ते थे, हम पहले जानते थे ओल्ड डेफिनेशन, वो चीजें। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते बच्चों, मॉडर्न कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली as I told to you that the carbohydrates which are also known as the saccharides। अब कार्बोहाइड्रेट्स मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ओके, कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, राइट बच्चों। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन टू से मेनी, हाइड्रोक्सी मीन टू से OH ग्रुप, ओके। अब एक ऐसे सब्सटेंसेस, एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कई सारे OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, वो या तो कीटोनिक ग्रुप का हो और या तो वो एल्डिहाइड्स ग्रुप का हो। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको कीटोन्स और एल्डिहाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। फिर से आपने बेसिक स्टैंडर्ड में इवन क्लास 11-12 में कीटोन्स और एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा कि कीटोन्स इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CO के साथ में इस तरह से, जबकि एल्डिहाइड का कौन सा ग्रुप होता है, CHO, ओके बच्चों।
इसको अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला रखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा CHO, एक इसके साथ में एक बॉन्ड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अगर एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सैकराइड्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, इनके अलग अलग नेम्स हैं, जैसे कि हम किसी को डी बोलते हैं, किसी को एल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ग्लूकोज। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल आ जाता है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। जबकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का अगर हम एग्जांपल लें तो ये आ जाता है फ्रक्टोज C6H12O6। यहां पर फिर से समझने की कोशिश करिएगा, दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है बच्चों। C6H12O6 C6H12O6 दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, बट दोनों के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे, अभी आज जैसा मैंने कहा कि आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें इनके और चीजें स्ट्रक्चर्स वगैरह आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, वो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो दोनों का फॉर्मूला तो यहाँ पर सेम है, बट इनके नेम और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज मैंने यहाँ पर आपसे बोला, तो फ्रक्टोज इज द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, उसमें फ्रक्टोज में कीटोन्स ग्रुप मिलता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। स्ट्रक्चर बाद में हम और देखते हैं। सो इस तरह से सैकराइड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग these molecules which are the polyhydroxy ketones or polyhydroxy aldehydes are there, which are known as the saccharides or carbohydrates. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ, कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। बच्चों बेसिकली कार्बोहाइड्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, हम इन्हें 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब इन तीनों टाइप की जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स पर इनके नाम अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे पहली इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट बेसिकली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट मींस स्वीटनेस या फिर नॉन स्वीटनेस। ऐसे सब्सटेंसेस अब इनमें भी 2 तरह के हैं। पहली जो कैटेगरी हुई वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट के बेसिस पर। अब इसमें 2 कैटेगरी हुई। जैसे फर्स्ट वन को डिवाइड किया गया और कहा गया शुगर्स, ठीक है। शुगर मीन टू से ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट करने पर मीठे लगते हैं। जनरल सी बात है, जैसे हमारे घर में चीनी होती है, तो चीनी है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। लैक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में मिलता है। दूध भी हमें पीने में मीठा थोड़ा लगता है, ओके। तो ऐसी कैटेगरी, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में हमें मीठे लगते हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के नाम दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बताया कि ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज, सुक्रोज। फिर दूसरी जो कैटेगरी आई इनकी कैटेगरी आई नॉन शुगर की। पहला शुगर, दूसरा नॉन शुगर। नॉन शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, मींस उनमें कुछ भी मीठापन हम जब टेस्ट करते हैं तो उनमें
टेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है, मीठापन कुछ भी नहीं होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हमें स्टार्च में मिलेगा, ठीक है, स्टार्च जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको चावल, आप सबके घर में राइस है, राइस को अगर मान लीजिए कि पाउडर बना लिया जाए, तो राइस को पाउडर बनाने पर अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको कोई भी उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। सो स्टार्च राइस में होता है, इसलिए ये हो गया। देन आफ्टर सेल्यूलोज, ठीक है बच्चों, सेल्यूलोज ये नॉन शुगर की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। दूसरी कैटेगरी, सेकेंड वन कैटेगरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और इसमें थोड़ी सी डिटेल्स भी हैं, राइट? क्या है, इसे अब हम स्टडी करते हैं। द सेकेंड कैटेगरी which is based on the hydrolysis process. हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बेसिस पर कुछ दूसरे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया, ठीक है, किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर बेसिकली देयर आर द अगेन 3 टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट वन, पहला बोला गया मोनोसैकेराइड्स। अब यहां पर देखिए वर्ड आ रहा है मोनो कार्बोहाइड्रेट, हम नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है बच्चों। यहां पर मोनो मीन टू से वन, सैकेराइड मीन टू से कार्बोहाइड्रेट, मीन्स दिस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिकली वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता है और ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराने पर टूटते नहीं हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, इनकी बहुत ही स्मॉल और सिंगल यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल को अगर हम लें तो इसका एग्जांपल आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सिंगल यूनिट होते हैं। फॉर्मूला C6H12O6 और इसका फार्मूला ये। स्ट्रक्चर अलग अलग, स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो मोनोसैकेराइड, देन द सेकंड वन सैकेराइड इज नोन एज द, अब मोनो के बाद हम यहां पर डाई या ट्राई इस तरह से उसकी सब कैटेगरीज को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंबाइंड वर्ड यूज किया गया, विच वन इज नोन एज द ओलिगोसैकेराइड। इसके लिए बोला गया ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, सैकेराइड्स के होते हैं जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में टूट जाते हैं। और कितने मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं? सो इनकी कैटेगरी रखी गई 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। ये सिंगल थे, पहले वाले ऊपर वाले सिंगल थे, दूसरे क्या हुए 2 से लेकर के 10 तक, 10 तक, राइट। तो 2 to 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करने पर विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 to 10। अब अगर 2 टूटा तो फिर हम उसे बाइसैकेराइड बोलेंगे, तब बाई बोलेंगे। 3 टूटा तो ट्राइसैकेराइड, 4 टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ऐसे करके इनके अलग अलग फिर नाम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इनका एक एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल सुक्रोज हो जाता है, जो हमारे घर में चीनी है बेसिकली। इसका हम यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं। Now see, सुक्रोज
C12H22O11, इसके साथ में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हुआ इन द एसिडिक मीडियम बेसिकली। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, शुगर मॉलिक्यूल है सुक्रोज, ओके। अब ये टूटेगा, ये है एक, लेकिन ये जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होकर के दो पार्ट में टूट गया, कुछ ऐसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, दो पार्ट में आप देखेंगे 12 कार्बन तो 6 यहां 6 वहां, 22 एंड 2 24, तो 12 का 24 और फिर ये 11 था, ये 1 था, तो 6 यहां 6 वहां, दो मॉलिक्यूल्स में टूट गए। अब ये दो मॉलिक्यूल्स में पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, हम इसे कह सकते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, ठीक है बच्चों, पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। सेकेंड वन, इसकी एक कैटेगरी और हम देख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला सेम C12H22O11, ये तो सुक्रोज था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माल्टोज, इसके साथ में हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, ये भी दो पार्ट में टूटता है, बट इसके मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, C6H12O6 एंड अगेन C6H12O6। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ही होते हैं, क्लियर। इस तरह से ये अलग अलग पार्ट में टूट गए। तो अगर दो टूटे बाय 3 ट्राई ऐसे करके 10 तक, ओलिगोसैकेराइड, इनको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट वन, अगर ढेर सारे टूट जाएं, जब कई सारे नंबर हो 10 से ऊपर हो, तब हम ऐसे ग्लूकोज को या ऐसे सैकेराइड को पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। सो थर्ड कैटेगरी क्या हो जाती है, थर्ड कैटेगरी हो जाती है पॉलीसैकेराइड्स की। सो दोज कार्बोहाइड्रेट्स और दोज सैकेराइड्स which can be broken down into many small यूनिट्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टार्च, स्टार्च को, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टार्च का, ओके, या फिर हम ले सकते हैं एग्जांपल सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज या स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को जब हाइड्रोलाइज कराया जाता है तो हाइड्रोलाइज कराने पर इसके मेनी नंबर्स में मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स, क्लियर बच्चों। ये दूसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे थे। थर्ड टाइप की एक जो कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड, पहला, जैसे फिर से मैं यहाँ पे रिकैप करता हूँ, मैंने बार बार मिटा दिया है, एक बार आपको फिर से रिकैप कराता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट वन हमने लिया शुगर्स और नॉन शुगर को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। दूसरा हमने लिया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, दो हो गए, जिसमें कि मोनो, ओलिगो, 2 to 10 वाले, और पॉली हो गए। थर्ड टाइप की कैटेगरी जो होती है वो होती है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिड्यूसिंग मीन टू से रिडक्शन। आई होप कि आपको यहां पर रिड्यूसिंग वर्ड समझ में आ रहा होगा, रिडक्शन। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली यहां पर कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन्स ग्रुप होते हैं, ओके, कीटोन ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये एल्डिहाइड का और यहां पर कीटोन का, इन दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर पे, इनके अलग अलग टाइप से इनका रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन करने के लिए हम कुछ रिएजेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फेरिक सॉल्यूशन,
फेलिंग रिएजेंट जिसको कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन, या टॉलन रिएजेंट्स। तो अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स से रिड्यूस ये हो जाएं, टॉलन रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट। ओके, टॉलन रिएजेंट मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाने पर ये सब्सटेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो इन सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर दे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और जो ना कर पाए उसे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आज हमने इतना पढ़ा क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। ये आज की हमारी क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम ग्लूकोज के बारे में और फर्दर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।